आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर सरकार ने हर आंगनबाड़ी स्कूल विशेष रूप से सरकारी इमारतों को सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। आने वाले दिनों में हम स्वयं सहायता महिला समूहों की मदद से आंगनबाड़ियों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विजन पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। देश पर जितने भी आंगनवाड़ी स्कूल्स है, स्पेशली गवर्नमेंट ओन्ड बिल्डिंग्स, सरकार का खुद का बिल्डिंग जो आंगनवाड़ी चलते हैं, उस आंगनवाड़ी में सरकार के तरफ से पूरा इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए आदेश दिया है। इसलिए सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड आंगनवाड़ी बिल्डिंग्स है, उसमें पूरे जगह उसको ठीक तरीके से रिफर्निशिंग करना, कलरिंग करना, टीवी लगाना, जो आने वाले बच्चों के लिए बैग्स देना, पीने का बाटल देना, बाथरूम ठीक करवाना, पेंटिंग करवाना और फैन लगाना, और उसके स्टाफ को जितने भी है स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग रेगुलर देना, ये मोदी जी के आदेश पर सभी बस्तियों में आंगनवाड़ी स्कूल्स में हम करें। और आने वाले दिन में भी जो प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है, इसका भी आंगनवाड़ी के द्वारा अलग अलग बस्ती में रहने वाले सेल्फ हेल्प के महिला ग्रुप्स के द्वारा भी हम काम करने वाले हैं। ऑलरेडी शुरू किया है, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के विकास के लिए अलग अलग कार्यक्रम करें। उसके अंतर्गत आज इस आंगनवाड़ी स्कूल विकास करने के लिए काम भी बहुत अच्छे चल रहे। अभी देखिए आप, हैदराबाद में जितने भी बस्ती दवाखाना है, वो बस्ती दवाखाना एस्टैब्लिशमेंट के लिए स्थापना करने के लिए भारत सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। अभी भी जो बस्ती दवाखाने में डॉक्टर्स है, स्टाफ है, उसका सैलरी भी देते हैं, मेंटेनेंस भी देते हैं, और उसका बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है। जो आज प्रतिष्ठित चारमीनार ने एक जीवन संस्कृति पल का अनुभव किया, जब आदिवासी आंगोतों को एक समूह ने अपनी यात्रा के दौरान इस ऐतिहासिक स्थल में रंग और लय भर दी। शहर के अधिकारियों ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ इस समूह का स्वागत किया, जिससे स्मारक के आसपास का माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। इस स्वागत समारोह में औपचारिकता, तिलक और गर्मजोशी भरे आतिथ्य का प्रदर्शन शामिल था, जो शहर की सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाता है। पहली बार इस स्मारक का दौरा करते हुए आदिवासी सदस्यों ने चारमीनार की स्थापत्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस संरचना की बारीक कारीगरी और विरासत ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पर्यटन अधिकारियों ने इस समूह को स्मारक के इतिहास और उसके अनोखी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी, जिससे उन्हें उसकी अहमियत के बारे में जानने की मदद मिली। TGSRTC सिकंदराबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कर्मचारियों द्वारा बुलाई गई हड़ताल के बीच सार्वजनिक बस सेवाओं को चालू रखने के लिए एक अस्थायी उपाय के तौर पर एजेंसी के 12 डिपो में काम करने के लिए इच्छुक कंडक्टरों और ड्राइवरों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। मीडिया को दिए गए एक बयान में क्षेत्रीय प्रबंधक सुचरिता ने उन लोगों से संपर्क करने को कहा जो बस कंडक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं। इसके लिए योग्यता के तौर पर SSC होना जरूरी है। साथ ही जिनके पास वैध हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है, वे भी संपर्क कर सकते हैं। भावी ड्राइवरों के पास ड्राइविंग का कम से कम 18 महीने का अनुभव होना चाहिए। मीडिया को जारी नोट में बताया गया है कि इच्छुक उम्मीदवार कार्मिक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक रैली के दौरान AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रुख की आलोचना की और मतदाताओं से आगामी स्थानीय चुनावों में सत्तारूढ़ दल को नकारने का आग्रह किया। ओवैसी ने तर्क दिया कि प्रस्तावित कानून इस्लामी कानून ढांचे शरिया के लिए खतरा है, और उन्होंने मतदाताओं से मतदान करते समय इस पर विचार करने की अपील की। गुजरात विधानसभा ने UCG विधेयक 2026 पारित कर उत्तराखंड के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ओवैसी ने तर्क दिया कि यह कानून एक समान कानूनी ढांचा लागू करेगा, जो विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित मुस्लिम प्रथाओं को कमजोर कर सकता है, और उन्होंने ऐसे कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने का इरादा व्यक्त किया।
पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले की याद दिलाते हुए ओवैसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर भी जोर दिया और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान और इजरायल की आलोचना की। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निंदनीय है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस पर कार्रवाई करने के लिए इसी को पत्र लिखा था, इसी ने उन्हें नोटिस जारी किया। कांग्रेस बीजेपी द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कामों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यह कांग्रेस की हताशा और निराशा को दिखाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो अपमानजनक जो बयान दिया गया है, निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी उस बयान पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जो चुनाव आयोग को हम जो ज्ञापन दिए, आज चुनाव आयोग के बारे में द्वारा नोटिस दिया गया। राजनीति के अंदर एक 100 साल के पुराना जो इतिहास है कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के अध्यक्ष ऐसे शब्द जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लोकतंत्र के माध्यम से लोगों के दिल जीतकर हर वर्ग का आज जो उनके कल्याण के लिए जो काम किया जा रहा है वो सहन नहीं पा रहे कांग्रेस पार्टी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो। राजनीति में आप विचार विमर्श कर सकते हैं, मगर व्यक्तिगत रूप में ऐसा अपमानजनक जो बयान देना, पूरा देश आज जान रहे हैं कांग्रेस पार्टी कहां तक पहुंची। उनके पास तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में एक धान खरीद केंद्र का उद्घाटन समारोह उस समय अफरा तफरी में बदल गया जब कथित तौर पर कांग्रेस और बीआरएस के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर झड़प हो गई कि समारोह में नारियल कौन तोड़ेगा। यह घटना सिरसिला शहर के पहले वार्ड में हुई, जहां कांग्रेस नेताओं ने जोर देकर कहा कि केंद्र का उद्घाटन मार्केट कमेटी के अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं बीआरएस नेताओं ने तर्क दिया कि प्रोटोकॉल के अनुसार स्थानीय नगर पार्षद और अध्यक्ष को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि बीआरएस के सदस्य नशे की हालत में आए थे और बहस करने लगे। चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस दिए जाने पर उन्होंने कहा कि नोटिस आने दीजिए, हम शाम को इसका जवाब देंगे, हमारे लोग इसका जवाब देंगे। नोटिस आने दो, उसको रिप्लाई देंगे आज शाम में। और आज लोग बीजेपी जो लगातार विरोध कर रही है, मैं बोला ना, नोटिस आने दो, उसका रिप्लाई हमारे लोग देंगे। कांग्रेस सांसद जीबी पेथर ने कहा कि केरल महिला कांग्रेस ने आज लोक भवन तक मार्च किया और सभी 543 लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए तत्काल 33% आरक्षण की मांग की। नरेंद्र मोदी सरकार मौजूदा सीटों की संख्या में से ही 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रही है। इनका इरादा साफ है कि वे आरएसएस के इशारों पर चल रहे हैं, जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानता है। कांग्रेस ने स्थानीय निकायों में सीटों की संख्या 50% बढ़ाकर 33% आरक्षण लागू नहीं किया था। हमने स्थानीय निकायों की मौजूदा सीटों की संख्या पर ही महिलाओं को आरक्षण दिया था। साथ ही बीजेपी जो यह नैरेटिव गढ़ रही है कि कांग्रेस महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है, उसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। यह बिल 2023 में पास हुआ था, लेकिन बीजेपी को इसे नोटिफाई करवाने में 3 साल लग गए। भारत की महिलाएं कोई औजार नहीं है, इसका इस्तेमाल बीजेपी अपने परिसीमन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एडप्पी के पळनिस्वामी 4 मई को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पिछले 2.5 सालों में हमने तमिलनाडु में जो काम किया है, उसके नतीजे अब वोटिंग प्रतिशत में साफ नजर आ रहा है। यह नतीजा यह साबित करेंगे कि चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को दुरुस्त कर लिया है। में चलेंगी तमिलनाडु में एडप्पाडी पलानीस्वामी जी हमारे 4 मई को नए मुख्यमंत्री बनेंगे और मुझे खुशी है कि जो प्रयत्न गत 2-2.5 वर्षों में हमने तमिलनाडु में किया, जहाँ पे मुझे विशेष काम दिया गया था, उसका आज के वोटिंग के परसेंटेज देख के आज संतुष्टि हो। एसआईआर का विरोध करने वालों का यह करारा जवाब रहेगा क्या सर? रिजल्ट स्वाभाविक रूप है ये रिजल्ट दर्शाएगा कि वर्षों तक ये जो ममता बनर्जी ने
पश्चिम बंगाल में मिसयूज किया है और बाहर के लोगों को घुसाकर जो वोटर बनाकर जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई थी इलेक्शन प्रोसेस की उनके राज्य में, उसको इलेक्शन कमीशन ने इस बार बड़े पारदर्शी तरीके से ठीक किया है और ये आगे चलकर देश की राजनीति में और देश की चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता लाएगी। ये साफ इस चुनाव के पूरे प्रक्रिया से आगे चल के देखेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिए गए बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि वे भूल गए हैं कि किसी बुजुर्ग और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी कैसे की जाती है। उन्हें राज्य की सभ्य और सांस्कृतिक पहचान याद रखनी चाहिए। बीजेपी और आरएसएस का मानना है कि सारा ज्ञान और बुद्धि सिर्फ उन्हीं के पास है और बाकी लोग उनसे कमतर हैं। एक बुजुर्ग एक पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में किस प्रकार से टिप्पणी करना चाहिए, ये देवेंद्र जी भूल गए हैं। सभ्य सुसंस्कृत महाराष्ट्र की जो पहचान है वो भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात अन्य लोगों के बारे में राय रखने की, तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमेशा से मानना रहा कि सारी विद्वत्ता और सारा ज्ञान और सारी समझबूझ हमारे पास ही है, हमारे सिवा अन्य लोग जो है ये इनको किसी प्रकार का इनका स्तर नहीं है। ये बार बार उनकी जो विचारधारा से झलकता है वही स्टेटमेंट इसके माध्यम से। मई से महाराष्ट्र में ऑटो चालकों के लिए मराठी अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि यह नियम नया नहीं है बल्कि पहले से लागू था, लेकिन बड़े पैमाने पर परीक्षा बैच और परमिट जारी होने के बाद कई ऐसे चालक इस व्यवसाय में आ गए जिन्हें मराठी का ज्ञान भी नहीं है। अब सरकार ने तय किया है कि 1 मई से इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। 1 मई से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य होने से पहले एमएनएस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पश्चिम और पूर्व उपनगरों में ऑटो चालकों को इकट्ठा करके उनके ऑटो पर स्टिकर चिपकाए हैं। इन स्टिकर पर लिखा है कि मुझे मराठी समझ आती है, मैं मराठी बोलता हूँ, मेरे ऑटो में बैठिए। वही लंबे समय से ऑटो टैक्सी चालकों के लिए काम कर रहे संगठनों का कहना है कि सरकार का यह फैसला निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। यूनियन नेता शशांक राव का कहना है कि राज्य में पहले से मराठी अनिवार्य का नियम लागू है, इसके बावजूद परमिट दिए गए। ऐसे में अब अचानक सख्ती क्यों की जा रही है? उन्होंने परिवहन मंत्री पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम ऑटो टैक्सी चालकों के रोजगार को संकट में डाल सकता है और इससे निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं होना चाहिए, उनको मराठी सीखना चाहिए, बात सही है, लेकिन वो गरीब गरीब लोग यहाँ पेट भरने के लिए आए हैं। मुंबई ने ऐसे लोगों को अपनाया है। अनेक सालों से मराठी लोगों ने दूसरे धर्म, जाति और भाषा के लोगों को मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट भी किया है। इसीलिए मुझे लगता है भाई एकदम ऐसा निर्णय लेना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है, देश भर के लोग आते हैं, उनका पेट भरता है और इसकी मुंबई की इमेज इतनी फिर ऐसा ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि हर जगह पर मराठी तो होना ही चाहिए, लेकिन एकदम लाइसेंस रद्द करने का निर्णय उतना ठीक नहीं है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मराठी हर रिक्शा वालों ने सीखनी चाहिए, उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी देना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसा भी मराठी उन्होंने सीखने में सहमत हूँ, लेकिन लाइसेंस रद्द करना ठीक नहीं है। सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, तमिल साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।